साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं जो पाठ्यक्रम चला रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो प्रकरण हमारा चल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी चल रहे हैं। तो इसकी पहले वाली वीडियो में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, उनके जो बारे में स्टेटमेंट कथन आदि रहे हैं उनके बारे में बताया है और हमने बता दिया है साफ साफ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा किस प्रकार की रही है। तो उनकी भाषा हमने बताया भी आपको कि उनकी भाषा प्रांजल संस्कृत निष्ठ भाषा रही है। उन्होंने जो अपनी रचनाएं किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं उन्होंने उस रचनाओं में जो जिस प्रकार का शब्दों का जो प्रयोग किया है या भाषा का प्रयोग किया वो प्रांजल संस्कृत निष्ठ तथा शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया है। और हमने ये भी बता दिया पिछले वीडियो में कि जो चार ललित निबंधकार रहे हैं उनमें एक रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार रहे हैं। तीन निबंधकार और रहे हैं, विद्या निवास मिश्र हमने बताया, उसमें डॉक्टर कुबेर नाथ राय के बारे में बताया और विवेकी राय के बारे में हमने बता दिया है कि ये चार लोग रहे हैं जो ललित निबंधकार रहे हैं। कौन कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं तथा कुबेर नाथ राय जी तथा विवेकी राय जी और विद्या निवास मिश्र, ये चार लोग ललित निबंधकार रहे। और हमने ये भी बता दिया कि इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अपभ्रंश, अंग्रेजी, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, हाँ, जितने भी शब्द है सबका इन्होंने कहीं न कहीं प्रयोग किया है। इनकी जो रचना दृष्टि रही है उनमें उपन्यासकार भी रहे हैं, ये निबंधकार भी रहे हैं, ये व्यंग्यकार भी रहे हैं और आलोचक भी रहे हैं। ठीक है। और इतिहास के बारे में तो बहुत मशहूर है ये कि ये एक साहित्य इतिहासकार रहे, हमने ये भी बता दिया। इनकी हमने भी बताया पिछली वीडियो में कि इनके जो रचनाएं रही हैं निबंधों में, ज्यादातर जो इनके जो निबंध रहे हैं, इनके ज्यादातर निबंध विचारात्मक निबंध रहे हैं। तो निबंध के बारे में बहुत मशहूर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनकी जो निबंध उन्होंने लिखा है, सबसे ज्यादा उनके निबंध की जो शैली रही लिखने की, उनमें ज्यादातर इन्होंने विचारात्मक शैली में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने गवेषणात्मक शैली का भी प्रयोग किया है तथा आलोचनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है तथा भावात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इनके निबंधों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? विचारात्मक निबंध इनके सबसे ज्यादा मिलते हैं। और इनकी जो व्यंग रचना, हमने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी व्यंग्यकार भी रहे हैं, तो इनकी जो व्यंग रचना रही है वो उसमें सबसे प्रसिद्ध रचना रही है देवदारू नामक रचना इनकी। यह व्यंग के भाव इसमें, इसलिए यह व्यंग्यकार भी कहे जाते हैं। अब आइए, हमने पिछली वीडियो का हमने चर्चा कर दिया, अब हम आइए आज के जो प्रसंग प्रकरण हमने जो शामिल किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में। तो उनकी रचनाओं के बारे में सबसे पहले मैं आपको उनके उपन्यास के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। तो उनके बारे में पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ बोल भी दे रहा हूँ कि उन्होंने 4 उपन्यास लिखे। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु, चंद्रलेखा, पुनर्रमा तथा अनाम दास का पोथा, इन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं। और इनके ऐसा कोई भी पेपर ना हो जो टीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, चाहे भारत का कोई राज्य रहा हो, जहां भी टीजीटी, पीएचडी पूछे थे, इनसे जरूर प्रश्न बनते हैं। इन उपन्यासों से पक्का प्रश्न बनना ही बनना है। और नेट जेआरएफ वालों को तो खास तौर से मैं हिदायत दे रहा हूँ, इसको जरूर पढ़िएगा। मैं पूरे उपन्यास पढ़ करके मैंने सिलेबस तैयार किया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई स्टेटमेंट आपका रुकेगा। मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ाऊंगा। यह थोड़ी लंबी वीडियो होगी, घबराइएगा नहीं। तो इन्होंने 4 उपन्यास लिखे। बाणभट्ट की आत्मकथा पहला, उसके बाद चारु चंद्रलेखा उन्होंने लिखा था, उसके बाद इन्होंने पुनर्नवा लिखा था, तब जाके अंत में सबसे लिखा था अनाम दास का पोथा। तो इनके 4 उपन्यास है। आइए मैं एक एक करके लिख कर बता करके इसके बाद मैं पहला उपन्यास इनका बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में, उनके चरित्र जो पात्र रहे हैं, प्रमुख पात्र रहे हैं, उनके चरित्र चित्रण तथा उनके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट या उनके बारे में जो पूछता है विस्तार से मैं आपको लिख लिख के बता दे रहा हूँ। तो आइए जानते हैं आज के प्रसंग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। ठीक है, हमने लिख भी दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। रचनाओं में सबसे पहले मैं आपको उपन्यास के बारे में पढ़ा।
इनके जो उपन्यास हैं, कौन उपन्यास हैं? पहला उपन्यास इन्होंने लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, भट्ट की आत्मकथा। दूसरा उपन्यास इन्होंने लिखा चारु चंद्रलेखा, चारु चंद्रलेखा। यह सीरियल लगाने के लिए देता है, याद रखिएगा, लाइन लगाने के लिए 1 2 3 4 ऐसा करके लाइन लगा के नेट जारक में देता है। तो पहला इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा, दूसरा इन्होंने चारु चंद्रलेखा लिखा, तथा तीसरा इन्होंने पुनर्नवा लिखा, पुनर्नवा उपन्यास लिखा, और सबसे अंत में इन्होंने क्या लिखा? अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। तो ये 4 उपन्यास हैं जो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, और इन्होंने 4 ही उपन्यास लिखे हैं। क्यों 4 के अलावा नहीं लिखे हैं? 4 ही उपन्यास लिखे हैं, और मेरी जानकारी में यही है कि ये 4 उपन्यास इन्होंने लिखा। अब यही 4 उपन्यास इनकी प्रसिद्धि के कारण भी बन गए। इनके उपन्यास हिंदी जगत में, उपन्यास जगत में एक अलग पहचान इन्होंने बना लिया। तो इनका उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में आया था, ठीक है। उसके बाद चारु चंद्रलेखा 1963 में आया था, पुनर्नवा 1973 में आया था, ठीक है। उसके बाद अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में आया था। तो ये याद रखिएगा, इसका सीरियल लगाने के लिए देता नेट जारक में। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा, ये 2-2 करके याद करें। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा एक में, पुनर्नवा अनाम दास का पोथा एक में याद करिए, तब याद आ जाएगा। नहीं तो घाच पाच हो जाएगा, उसमें पता चलेगा पुनर्नवा पहले था कि चारु चंद्रलेखा पहले है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा एक में करिए, पुनर्नवा अनाम दास का पोथा एक में करिए, याद आ जाएगा। पुनर्नवा अनाम दास का पोथा। आइए, ये हमने बता दिया 4 उपन्यास हैं। इनके बाद इनके अब आइए एक-एक करके उपन्यासों के बारे में, इनके चरित्र जो रहे हैं, पात्र रहे हैं, उनके चरित्र चित्रण के बारे में, उनके बारे में स्टेटमेंट आदि के बारे में, उनके नामों के बारे में, उनके संबंध एक दूसरे से क्या रहे हैं, इसके बारे में। वो बाणभट्ट की आत्मकथा जैसे उपन्यास है, इसका मूल सारांश क्या रहा है? मूल उन्होंने लिखा किस विषय पर लिखा है, इसमें विषय क्या है, तो उसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। लिख लीजिए इसको, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं वीडियो रोक कर मिटाने जा, वीडियो रोक करके आप लोग लिख लीजिए इसको। तो आइए इनकी रचनाओं में पहले उपन्यास, जो पहला उपन्यास है उसके बारे में जानते हैं। इनका पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। सबसे पहला यही प्रश्न बनता है कि यह किसने लिखा है? तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा वैद्यनाथ द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। सबसे पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस 46, हाँ 46, बाणभट्ट की, ये 46 है, 46, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा यह किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? यह उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यह उपन्यास विधा की रचना है। तो बाणभट्ट की आत्मा बार बार पूछता है, लोग निबंध मार्ग चले आएंगे, कोई व्यंग्य मार के चला आया तो कहानी मार के चला आएगा, आत्मकथा मार देगा। ज्यादातर इसमें प्रश्न बनता है तो उसमें ऑप्शन जो दिया होता है आत्मकथा लिखा होता है। लोग सोचते हैं हाँ ये आत्मकथा होगा, बाणभट्ट ने आत्मकथा लिखा होगा, लेकिन ये आत्मकथा नहीं बल्कि यह उपन्यास विधा की रचना है, ठीक। तो बाणभट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास विधा की रचना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा प्रकाशन 1946 में। चौथा प्रश्न ये बनता है कि इसका प्रकाशन किस पत्र में हुआ था? तो यह विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था, विशाल भारत, ठीक। प्रकाशन, इसका प्रकाशन विशाल भारत में हुआ था।
इसका बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ था वो कहाँ किस पत्र में हुआ था, तो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि अरे यार कट गया दोस्तों, लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है। बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन विशाल भारत पत्र में हुआ था, यह प्रश्न पूछता है। तो इतना कंफर्म हो गया। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। यह उपन्यास विधा की रचना है। इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। यह विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुआ था। बाण भट्ट की आत्मकथा में जो मूल है, इस कथा में कहा क्या गया, किस बेस पर इसका कथा का जो आधार है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या समझाना चाहा है, या ये ऐसा समझिए कि इसका सारांश, एक लाइन में अगर सारांश पूछेंगे तो यह जो उपन्यास है इसमें है क्या, उसमें दर्शाया क्या गया, तो इसमें है यह उपन्यास, यह जो उपन्यास है जीवन मूल्य, जीवन मूल्य, जीवन मूल्य से मतलब होता है जो जीवन हमारा आपका जो जीवन है इसका मूल्य क्या है। तो जीवन मूल्य क्या है, प्रेम पर है। ठीक है, तो मनुष्य का जो जीवन है इसका मूल्य क्या है, तो यह प्रेम है। मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या है, प्रेम। आपस में प्रेम सौहार्द बनाकर रखेंगे, या प्रेम या लव जो कि स्त्री पुरुष को जोड़ कर रखता है साथ में। प्रेम सब में हो सकता है। तो प्रेम, यह जो उपन्यास है इसका सारांश पूछेंगे या इसका मूल पूछेंगे, उपन्यास में इन्होंने दर्शाना क्या चाहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहना क्या चाहा, उपन्यास के माध्यम से संदेश क्या देना चाहा है, तो उन्होंने संदेश क्या दिया है कि जीवन का मूल्य क्या है, प्रेम है। तो जीवन मूल्य, ये उपन्यास जीवन मूल्य प्रेम पर है। ठीक है, ये उपन्यास जीवन मूल्य प्रेम पर आधारित है। ठीक है, पर आधारित, प्रेम पर ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, यह पूछता है कि वो उपन्यास किस प्रकार का, सामाजिक है कि राजनीतिक है, हैं? कि वैदिक है, आधुनिक है। तो यह उपन्यास जीवन मूल्य प्रेम पर ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, इसमें ऐतिहासिकता है, इसमें इतिहास की बातें की गई हैं। तो इतिहास का मतलब हो गया उसमें कुछ प्रमाण होंगे उसके, तो प्रमाण स्वयं अपने आप में खुद बाण भट्ट जी हैं, इन्होंने स्वयं अपने बारे में कई बातें आगे कही। तो याद रखिएगा कि ये उपन्यास का जो सारांश है इसमें क्या, इसमें दर्शा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मूल क्या है, इसमें जो दर्शाना जाएगा उसमें जीवन मूल्य प्रेम पर ऐतिहासिक उपन्यास है। अब आइए इसके पात्रों के बारे में। ठीक है, इस उपन्यास के प्रमुख 3 पात्र हैं, 3 ही प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख 3 पात्र हैं जिनके आगे पीछे या इर्द गिर्द पूरी कहानी, ये पूरा उपन्यास, ये जो आत्मकथा है, ये पूरी आत्मकथा, ये पूरा उपन्यास 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो प्रमुख 3 पात्र हैं। पहला है स्वयं बाण भट्ट जी, बाण भट्ट। ठीक, स्वयं बाण भट्ट जी हैं। पहला बाण भट्ट जी का नाम इस उपन्यास में क्या है पूछेगा तो बाण भट्ट जी को दक्ष कहा गया है। बाण भट्ट जी का जो नाम है इस उपन्यास में क्या है, दक्ष। तो बाण भट्ट का नाम दक्ष है। और कई जगह जब मैं आगे बताता जाऊंगा तो याद रखिएगा इसमें आएगा दक्ष क्यों है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बाण भट्ट का जो नाम है इस उपन्यास में दक्ष। दूसरे पात्र हैं भट्टिनी, इसके दूसरे प्रमुख पात्र हैं भट्टिनी, भट्टिनी। पूछता है कि यह इसमें से कौन है जो बाण भट्ट की आत्मकथा के कलाकार हैं, तो पहले है बाण भट्ट जिनको दक्ष कहा गया है, दूसरा भट्टिनी है, और तीसरे हैं निपुणिका। तीसरे जो कलाकार प्रमुख पात्र हैं निपुणिका, निपुणिका। याद रखिए ये बार बार पूछा है, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यह किसमें थी। तो ये निपुणिका जो थी
कलाकार जो तीसरी चरित्र है, इसमें तीसरी पात्र है, वह है निपुणिका। ठीक है, निपुणिका क्या है? यह शूद्र है। निपुणिका शूद्र जाति की है। ठीक है, शूद्र जाति है निपुणिका। शूद्र जाति यानी जब अछूत जाति, जिनमें छुआ नहीं जा, छुआछूत की भावना रहती है जहाँ, वहाँ शूद्रता जो है, तो वो शूद्र मतलब सबसे नीची जाति की, छोटी जाति की, गिरी हुई जाति जिसको कहा गया है। भ्रष्ट जाति या भ्रंश जाति, बहुत कुछ कहा गया है, पंडितों ने बहुत कुछ नाम दिया। तो यह निपुणिका क्या है? शूद्र जाति की है। इसीलिए इस निपुणिका को का प्राकृत नाम है। ठीक है, प्राकृत में निपुणिका को न्यूनिया कहा गया है। निपुणिका को क्या कहा गया? न्यूनिया। न्यूनिया, निपुणिका ही क्या है? न्यूनिया है। यह प्राकृत में, ठीक है, को मिटा करके न्यूनिया जो है यह प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा क्यों है? क्योंकि जब आप भारतीय नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो नाट्य शास्त्रों में जो व्यवस्था है, जो कलाकार हैं, उनमें कलाकार कई प्रकार के होते हैं। एक ऊंची जाति कलाकार होते हैं, एक मध्यम जाति के होते हैं, एक नीची जाति के होते हैं। ऊंची जाति, मध्यम जाति, बीसी वगैरह वर्ग, शूद्र जाति, चांडाल जाति है। तो जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती थी, वहाँ वहाँ कलाकारों का नाम दिया जाता था। तो उस समय क्या था, भाषा की भी जाति थी। भाषा कुछ जातियों के लिए कुछ भाषाएं आरक्षित थी, तो आरक्षण का अधिकार जो बड़ी जातियां थी वो संस्कृत बोला करती थी। सबसे निचली जातियों को जो उस समय की भ्रष्ट भाषाएं, लोकल भाषाएं चलती थी, उनमें ही उसका डायलॉग्स लिखे जाते थे या संवाद लिखे जाते थे, उनसे डायलॉग्स बुलवाया गया है। तो इसीलिए निपुणिका को न्यूनिया प्राकृत भाषा में कहा गया। पूछता है कि न्यूनिया क्या, किस भाषा का शब्द है? तो यह प्राकृत भाषा का शब्द है। तो निपुणिका शूद्र जाति की है, छोटी जाति की है। क्योंकि ये बाणभट्ट के काल में उस समय क्या था, छोटी जाति के लोग उच्च भाषा को नहीं बोलने देते थे लोग। उस पर भी आरक्षण आरक्षण लगा रखे थे, आरक्षित कर रखे थे पंडित जी लोग या ठाकुर साहब लोग। बड़ी जातियां नहीं की जो होती थी वो संस्कृत अपने लिए आरक्षित कर रखी थी। तो छोटी जाति की थी, इसलिए उसको प्राकृत भाषा में न्यूनिया को, निपुणिका को न्यूनिया कहा जाता। तो पूछता कि इसमें कौन शूद्र है? तो निपुणिका या न्यूनिया क्या है? शूद्र जाति क्या, छोटी जाति की पात्र है। भट्टिनी के बारे में आइए। भट्टिनी कौन है इसमें? तो भट्टिनी तुवर मिलिंद की कन्या, बिटिया है। ठीक है, भट्टिनी कौन है? ध्यान रखिए, यह तुवर मिलिंद, याद करा ना, मिलिंद, मिलिंद की कन्या है। ठीक है, इसमें तुवर मिलिंद एक है राजा, कलाकार पात्र है, जिसकी लड़की है कौन? भट्टिनी। भट्ट, बाण भट्ट का नाम दक्ष, निपुणिका या न्यूनिया, भट्टिनी, तुवर मिलिंद ही इसमें कन्या है। इस ग्रंथ का आवरण चित्र पूजा की चित्रकृति वराह है। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, हाँ? लिख लीजिए। लिखने के बाद, मिटाने के बाद मैं नए तरह से करूंगा। वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। ये हमने मिटा दिया। अब आइए आगे बताते हैं इसके बारे, इस ग्रंथ के बारे में। इस ग्रंथ का आवरण जो चित्र है, यानी कि जो ग्रंथ आप देखेंगे इस तरह से होगा, इसका जो मुख्य पेज है, हाँ? जो सामने, इस पर क्या, वराह भगवान का चित्र है। ठीक है, वराह का चित्र है। तो यह वराह का चित्र, वराह मतलब सुअर। तो कहा जाता है, पंडितों ने कहा, बताया है शास्त्रों में कि पृथ्वी एक बार समंदर में डूब रही थी, तो भगवान वराह यानी कि सुअर का अवतार धारण करके पृथ्वी को समंदर से बाहर निकाले थे। तो वही वराह है। तो यह वराह जो चित्र है, वराह का जो चित्र है, यह सूजा ने बनाया था। सूजा एक कलाकार थे। ठीक है, सूजा कलाकार ने बनाया था। कौन? बराह भगवान का चित्र बनाया था। उसी बराह भगवान का जो चित्र है,
इस बाण भट्ट की आत्मकथा का कवर पेज है, ठीक है, इसकी चित्रकृति है। और इसके बाद यह जो ग्रंथ है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका स्रोत रहा है, स्रोत स्रोत यानी कथा वस्तु का जो स्रोत है ना, जो यह कहा जाता है उपजीव्य, स्रोत उपजीव्य है, उपजीव्य इस बाण भट्ट की आत्मकथा का उपजीव्य एक शब्द होता है उपजीव्य, यानी कि स्रोत एक तरह से, यानी कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ज्यादातर ये चीजें, इसके प्रमाण अगर देखेंगे तो किस किताब में ज्यादा मिलता है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा का जो उपजीव्य ग्रंथ है, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है, उपजीव्य ग्रंथ। तो बाण भट्ट की आत्मकथा का उपजीव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, यह जो प्रधान है वह है बाण भट्ट तथा स्वयं बाण भट्ट के ग्रंथ, ठीक, बाण भट्ट कवि के बारे में आप लोग को मालूम भी होगा, तथा श्री हर्षदेव, तथा श्री हर्षदेव, हर्षदेव। तो बाण भट्ट और हर्षदेव के जो ग्रंथ है उन्होंने जो लिखा है, वहां इस घटना, जिसमें जो घटना घटी है इसमें दर्शाया गया है इस बाण भट्ट की आत्मकथा में, उसका उपजीव्य उपजीव्य मतलब उसका जो जहां से वो लिया गया है, तो इसका उपजीव यानी कि इसका जो प्रमाण लिया गया, प्रामाणिक रूप से माना जाएगा ना, कुछ ऐतिहासिकता, हमने बताया नहीं ऐतिहासिक ग्रंथ है इसलिए इसका प्रमाण होना चाहिए, कुछ ना कुछ साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, कोई साक्ष्य होना चाहिए। तो साक्ष्य के रूप में बाण भट्ट की आत्मकथा जो साक्ष्य है, जो प्रमाण या उपजीव लिया गया है, वह स्वयं बाण भट्ट तथा श्री हर्षदेव की रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसका उपजीव जो प्रमाण के रूप में लिया गया है वह बाण भट्ट तथा श्री हर्षदेव के ग्रंथ हैं। तो ये बाण भट्ट तथा श्री हर्षदेव पूछता है, कई बार पूछा है, याद रखिएगा कि बाण भट्ट तथा श्री हर्षदेव के जो ग्रंथ हैं उन्हीं वही इसके उपजीव्य रहे हैं, ठीक। एक प्रश्न और बनता है कि यह उपन्यास अंकों में है कि उच्छ्वासों में है कि भागों में है, पूछता है कि तो यह उपन्यास उच्छ्वासों में है, ठीक है, उच्छ्वास, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। उपजीव ग्रंथ लिख लीजिएगा, बाण भट्ट तथा श्री हर्षदेव की रचनाएं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा का उपजीव ग्रंथ कौन है, श्री हर्षदेव तथा बाण भट्ट की रचनाएं। और इसका जो कवर पेज है वह बराह का चित्र है, जिसको सूजा ने बनाया था, सूजा कलाकार थे जिन्होंने चित्र बनाया था, बराह का था। तो यह ग्रंथ बाण भट्ट की आत्मकथा किसमें है, अंकों में नहीं बल्कि या कालों में नहीं, भागों में नहीं, बल्कि यह उच्छ्वासों में है, ठीक है। यह कितनी बार पूछा है, यह याद रखिएगा, टीजीटी पीजीटी नेट जा कुछ भी हो, परीक्षा होती है जिसमें बार बार पूछा गया। तो यह ग्रंथ किसमें है, उच्छ्वासों में, ठीक है। अब ये पूछेगा कि कितने उच्छ्वासों में है, ठीक है, तो यह 20 उच्छ्वासों में है, ठीक। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ग्रंथ कुल कितने उच्छ्वासों में है, यह 20 उच्छ्वासों में है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा 20 उच्छ्वासों में है। पूछ देगा कि उच्छ्वासों में है या अंकों में है या भागों में है, ठीक है, तो यह उच्छ्वासों में है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा कुल 20 उच्छ्वासों में है। इसका कवर पेज जो है बराह भगवान का चित्र है, जिसको सुजा ने बनाया था। और इसका उपजीव्य ग्रंथ जो रहा है उसमें स्वयं बाण भट्ट जो रचनाकार रहे हैं प्राचीन काल में, उनके जो ग्रंथ हैं, और श्री हर्षदेव यानी कि हर्ष कला रहे हैं संस्कृत साहित्य में, उनकी रचनाएं, इन दोनों लोगों की रचनाएं इसका उपजीव्य ग्रंथ है, उपजीव्य प्रधान रहे हैं, अर्थात यहाँ से यह प्रमाणित माने गए हैं। और यह 20 उच्छ्वासों में बटा है। कुल इसमें उच्छ्वास मतलब वही हो गया, कुल मिला के भागे हो गया, लेकिन इसमें बार बार लिखा है उच्छ्वास 1, उच्छ्वास 2, उच्छ्वास 3, उच्छ्वास 4, 5, 6, ऐसे 20 तक लिखा है। तो यह 20 उच्छ्वासों में
है या अंकों में है या भागों में है, लेकिन मूल मारिएगा यही 20 उच्छ्वासों में। इसके बारे में अगली जानकारी आपको बता रहे हैं कि अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते। जब यह शुरू होता है उपन्यास ना, उपन्यास यह उपन्यास जो शुरू हो रहा है, उपन्यास शुरू जब होता है तो उस शुरू का जो उन्होंने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सबसे पहले उन्होंने लिखा क्या है, जो शुरू की जो लाइन है, सबसे पहले जब उन्होंने शुरू किया है उसकी जो लाइन है उसमें लिखे हैं उन्होंने अथ बाण भट्ट की, अथ ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा यहां तक आ रहा है, लिख्यते। हाँ, अथ बाण भट्ट की आत्मकथा, चलिए कैमरा उधर कर दे रहे हैं, लिख्यते। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब इस उपन्यास को शुरू करते हैं, इसका जो शुरू होता है, उपन्यास जब शुरू होता है उसमें साफ साफ लिखा है कि अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते, लिख्यते, ठीक है, इसको शुद्ध लिख दे रहे हैं, लिख्यते, हयत्तीय है, ठीक है। तो जब उपन्यास शुरू होता है तो साफ साफ लिखा गया है कि अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते। इस आत्मकथा को गलत लिखा गया ना, आत्मकथा इस तरह से करते हैं, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा लिख्यते। तो अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते, इसी शब्द से, इसी लाइन से यह उपन्यास शुरू होता है, ठीक है। अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिखिए, इसी लाइन से यह उपन्यास शुरू होता है, अर्थात इसका प्रथम नाम, ठीक है, इस उपन्यास का जो पहला नाम रखा गया था, ठीक है, प्रथम नाम क्या था आप जान लीजिए। पहले बाण भट्ट की आत्मकथा नहीं था, इस उपन्यास का नाम दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। तो इस उपन्यास का जो पहले नाम था, प्रथम नाम था, यह उपन्यास का प्रथम नाम, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रथम नाम क्या था लिख लीजिए। इसका, इस उपन्यास यानी बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रथम नाम अथ बाण भट्ट की आत्मकथा था। अथ बाण भट्ट, बाण भट्ट की आत्मकथा, की आत्मकथा, अथ बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। इसका पहला नाम, बाण भट्ट की आत्मकथा का पहला नाम यही था, पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यही नाम रखा था, अथ बाण भट्ट की आत्मकथा। बाद में इस अथ को हटा करके केवल बाण भट्ट की आत्मकथा कर दिया गया शुद्धता के लिए। हाँ, तो ज्यादा हो जा रहा था या कोई दिक्कत रही होगी तो उन्होंने अथ बाण भट्ट की आत्मकथा रखा था, बाद में उन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा रख दिया। उपन्यास जो शुरू होता है लिख, उसमें साफ साफ लिखा है कि अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते, इसी इसी लाइन से, इसी वाक्य से यह उपन्यास शुरू होता है कि अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते। ठीक है, ये पूछा भी है, इसमें अथ या इति कर देगा, जो भी करना हो कर देगा, कुछ न कुछ बदलाव कर देगा। तो अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते, इसी लाइन से शुरू होता है, और इसका प्रथम नाम, इसीलिए इसका प्रथम नाम इन्होंने, जो स्टेटमेंट पूछता नहीं जा रहा इसी तरह से पूछता है, तो इसका प्रथम नाम अथ बाण भट्ट की आत्मकथा था। ठीक, इतनी जानकारी कंफर्म हुई, उसके बाद आइए आगे बताते हैं। इतना लिखिए, इसके बाद मिटाने जा रहे थे, मिटाने के बाद बताएंगे आपको। आइए दोस्तों, अब आगे जानकारी बताते हैं। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो कहाँ से मिली थी। कथा वस्तु, कथा से मतलब कथा हो गया, वस्तु का मतलब जानकारी, वस्तु मतलब वस्तु, कहाँ से मिली इनको। तो इसका एक बड़ा रोचक ही इतिहास है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
जब से उन्होंने सोचा कि मुझे मुझे एक उपन्यास लिखना है और वो भी ऐतिहासिकता पर लिखना है, तो इनके मन में आया कि मैं विषय क्या चुनूँ? कहाँ से विषय लाऊँ? किस पर लिखूँ? किस चीज़ पर लिखूँ? इनके सामने समस्या आई। हुँ, तो इसकी कथा वस्तु का बड़ा ही रोचक एक इतिहास है, के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बाणभट्ट की आत्मकथा जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं, लिखने से पहले वो सोच रहे हैं कि क्या मिले, कहाँ से मिले? तो ये जहाँ रहते थे, हॉस्टल या पढ़ते थे, वहाँ पर एक और लोग भी रहते थे, जिनमें एक प्रसिद्ध जो विदेशी अ, एक महिला थी, जो कि भारत में रह कर के भारत में घूमने आई थी केवल। जब उन्होंने घूमा भारत को, तो इसकी जो प्राचीनता इन्होंने देखा, यहाँ की संस्कृति, साहित्य, सभ्यता को देखा, विशेषताओं के बारे में देखा, तो वो यहाँ रह गई, कुछ दिन तक रह गई और रह कर के उन्होंने कुछ इसकी ऐतिहासिकता को उन्होंने खोजना चाहा। तो जहाँ ऐतिहासिक घटना घटी है, तो उस घटना को उन्होंने खोजना चाहा। उनका नाम था मिस कैथराइन, ठीक है? मिस कैथराइन रहा करती थी, जो कि वो जितने आर्किटेक्ट हुआ करते थे, साहित्य से संबंधित या कुछ ऐतिहासिकता से संबंधित, उनकी वो खोज किया करती थी, जिनमें क्या हुआ करता था, पांडुलिपियाँ आदि जो घूमती थी, लोगों द्वारा जो सुनती थी, किसी किला खंडहर इत्यादि में जाती थी, वहाँ पर वो वहाँ से साक्ष्य जुटाती थी, कुछ चीज़ें वहाँ के लोग जो स्थानीय लोग थे बताते थे, उनकी जानकारियाँ खोजती थी। तो खोजती थी, जब खोज करके जो शाम को आती थी, तो आने के बाद वो जो पांडुलिपि आदि पाई होती थी, उसको लौटते-पलटते वो शाम को जब बैठती थी, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो बार-बार इसी को बुलाती है। अब वो हमेशा जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करके लोग, तो जैसे ये छोटे थे, या उनको दीदी हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको दीदी या दादी कहते थे। मिस कैथराइन को हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते थे? दीदी या दादी। जो मिस कैथराइन क्या थी, ये ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया देश का नाम सुने होंगे आपने। तो ऑस्ट्रिया की अ, रहने वाली थी कौन? मिस कैथराइन, ठीक है? मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी और ये ईसाई परिवार की थी। मिस कैथराइन ईसाई परिवार की थी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत मानती थी, भाई की तरह मानती थी, बेटा की तरह, पुत्र की तरह मानती थी, समझिए भाई पुत्र सब मानती थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मिस कैथराइन जो कि ईसाई थी, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, भारत में खोज कर रही थी, साहित्य संबंधित खोज कर रही थी, तो ऐतिहासिकता से संबंधित, संस्कृति सभ्यता से संबंधित। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वहीं रहा करते थे, तो खास तौर से मानते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको दीदी या दादी नाम से पुकारा ठीक है? पुकारा करते थे। तो मिस कैथरीन जब शाम को खोज कर आती थी, तो उलटती-पलटती थी, ये भी पहुँच जाते थे, सोचते थे यहाँ कुछ मिल जाए हमको जानकारी। तो कुछ उलटते-पलटते इनको भी अच्छा लगता था, तो भी साथ देने लगते थे, कहती थी, "अच्छा चल इसको तू कर, तू उसको उलट-पलट कर लिख चला, 2 लाइन तू भी इसमें पूरा कर।" तो ये भी देखा करते थे, उससे उनको जगह-जगह कुछ न कुछ चीज़ें मिलती गईं, ठीक है? मिलती गईं, तो वहाँ से मिस कैथराइन से जो उन्होंने खोजा था, पांडुलिपियाँ आदि, वहाँ से इन्होंने कथा वस्तु लिया, और लिया तो कैसे-कैसे लिया, थोड़ा और आगे लिख-लिख के हम बता दे रहे हैं, ठीक है? तो कथा वस्तु जो इन्होंने कहाँ से लिया है? मिस कैथराइन जो थी, ऑस्ट्रिया की थी, एक ईसाई परिवार की थी, हुँ? तो मिस कैथराइन, ठीक है? लिख लीजिए, मिस कैथराइन, कैथराइन, यह ईसाई थी, ठीक है? कहाँ के रहने वाले थी? ऑस्ट्रिया के रहने वाली थी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की थी। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये भारत के कल्चर को खोज रही थी। यहाँ की पांडुलिपियों को खोज रही थी। जब घूमने आई थी, घूमते-घूमते इनको अच्छा लगा और ये खोजने लगी। तो इन्हीं मिस कैथराइन ने जगह-जगह घूम-घूम करके राजप्रसादों में, कहीं-कहीं राज पुस्तकालयों में, मंदिरों में आदि में, खंडहरों में जाकर के पांडुलिपियों को जुटाया और वहाँ से बाणभट्ट के संबंध में वो जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। तो बाणभट्ट के बारे में वो रिसर्च कर रही थी एक तरह से यहाँ। रिसर्च मतलब पुनः खोज रही थी एविडेंस को, साक्ष्य को। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि इनको दीदी या दादी कहा करते थे,
और उन्हीं से इन्हीं मिस कैथराइन से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा की कथा वस्तु लिया है। ठीक है, इनके द्वारा खोजे गए जो प्रमाण थे उसी प्रमाणों के आधार पर इन्होंने कथा वस्तु तैयार किया, किसका, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैसे कैसे लिया उसके बारे में आगे आइए जानते हैं। इस कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपूर्ण माना। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा याद रखिएगा, यह अपूर्ण रचना है। पूछ सकता है अपूर्ण रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नॉन कंप्लीट माना है, अपूर्ण माना है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपूर्ण रचना माना है। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा यह अपूर्ण रचना किसने कहा, यह स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया है। इसकी कथा वस्तु कहां से लिया है, मिस कैथराइन से लिया, जो कि ईसाई थी, ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, भारत में पांडुलिपियों की खोज कर रही थी। ठीक, उनसे इन्होंने इसकी कथा लिया है। मिस कैथराइन को क्या कहते थे ये, दीदी, ठीक है, या दादी कहते थे। दीदी या दादी दोनों कहा करते थे, मजाक में तो दादी भी कहा करते थे, दीदी भी कहा करते थे। तो दीदी या दादी कहा करते थे कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मिस कैथराइन को, ठीक है, मिस कैथराइन को दादी या दीदी कहते थे, ये लिख लीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मिस कैथराइन को दीदी या दादी नाम से पुकारा करते थे। ये रचना अपूर्ण रचना है। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते जाते हैं, उसको मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है कि कैसे कैसे उन्होंने पाया। तो उन्होंने बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि इसमें जो बाण है बैल से जुड़ा शब्द है। इस बाण भट्ट की आत्मकथा में, ठीक है, जो बाण शब्द है, बाण का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। बाण, बाण तो बाण गिन नौ हाथ पग हो गई ना, तो बाण यानी कि नौ हाथ पगहा का मतलब समझे अब लोग। बाण तो बाण गए, नौ हाथ पगहो, नौ हाथ का पगाने की पहले बैल हुआ करते थे, बड़े बड़े बैल हुआ करते थे। तो बैल को बांधने के लिए पगहा हुआ करता था, उसको नौ हाथ का, इस तरह से कहावत बनती है, इसी तरह से नौ हाथ का पगहा बनता रहा होगा उस समय। तो बैल गया, बैल के साथ नौ हाथ पगहा कर, इसी संबंध में कहा कि बाण तो बाण गए, नौ हाथ का पग हो गए। तो बाण जो है बैल से संबंधित शब्द है। बाण शब्द क्या है, बैल है। बाण जो है बैल से लिया गया। ठीक है, बाण शब्द का अर्थ है बैल से लिया गया। ठीक है, इस बाण शब्द का जो अर्थ है वो बैल से लगाया गया है। तो बाण बैल से जुड़ा शब्द है। बाण जो है बैल से जुड़ा शब्द है। ठीक है, बाण मतलब बैल। ठीक है, इसी बैल से ही जुड़ा शब्द है। तो बाण और बैल का मतलब जैसे जैसे बाण, तो बाण भट्ट जी थे, तो बाण और बैल में अंतर भाई। तो बाण और बैल में इसकी एक रोचक कहानी है। इसकी रोचक कहानी यह है कि बाण भट्ट जी अपने पिताजी के सबसे आवारा लड़के थे। ठीक है, सबसे आवारा लड़के थे। इनका इनका दिमाग वहाँ काम नहीं करता था ज्यादा, पढ़ने लिखने में बहुत बेकार। तो बाण भट्ट जी अपने गांव में भी सबसे आवारा लड़के थे। गांव में कोई भी इनको सही मुंह बात नहीं करता था, और इनको बैल बुद्धि कहा जाता था। एकदम बैल, जब जानवर की तरह, नहीं कि बैल, जो बैल होता है, बैल को क्या करते हैं कि एक बार नाद दिए और दिन भर वो चलता रहता है, पिटता रहता है, हैं? उस पर कोई बुद्धि नहीं, उसको विरोध नहीं करता। उसी तरह से बाण जो शब्द का जो अर्थ लगाया गया बैल से, तो बैल और बाण में अंतर है। तो बाण मतलब वो कि एक बाण भट्ट जी हुई है, लेकिन बाण जिनका नाम है, जो रचनाकार है बाण, एक है बैल। तो जो बाण शब्द इनका है, जिनका बाण नाम पड़ा, हमने बताया ना, बाण भट्ट का नाम पहले दक्ष था। ठीक है, दक्ष। तो तो बाण यानी कि बैल की जो रोचक कहानी ये है कि अपने गांव में सबसे बेवकूफ थे, बैल बुद्धि थे,
और गांव के लोग इनको बैल कहा करते थे, इनके पिताजी स्वयं इनको बैल कहा करते थे। ये सबसे आवारा थे, घर के सबसे आवारा लड़के थे बाण जी, तो इनको बैल कहा जाता था। ये इनको आवारा के कारण इनको बैल बुद्धि कहा जाता था, ये बैल की तरह है। तो वही बैल, ठीक है, वही बैल बाद में दक्ष नाम पड़ा। इन्होंने स्वयं कहा है कि मैं एक बैल, यानी कि बैल से मेरा लिया गया है। अपने आत्मकथा में इन्होंने स्वयं लिखा है, बाणभट्ट ने स्वयं लिखा है, वहां से इन्होंने लिया ना। उन्होंने कहा ना कि इसका उपजीव्य ग्रंथ बाणभट्ट और हर्षदेव का जो ग्रंथ है। तो जो बाण शब्द है वो बैल से जुड़ा शब्द है, यानी कि ये बिल्कुल बैल बुद्धि थे, इनको बैल कहा जाता था, ये आवारा थे, इसलिए इनको आवारा के रूप में, बैल के रूप में पुकारा जाता था। ठीक है। तो बाण शब्द जो कि बैल से जुड़ा शब्द है। ठीक है। इसमें बाण जो शब्द है वो बैल से जुड़ा था। पहले बाण को बैल नाम से जानते थे, बैल के का नाम से इसलिए नाम जानते थे क्योंकि बाण को बैल कहा करते थे, यानी कि ये गांव के सबसे आवारा लड़के थे, घर में सबसे ज्यादा घुमक्कड़ थे, आवारा थे। तो बाण को बैल के नाम से जानते थे। इसमें जो भट्ट शब्द है, भट्ट जाति, यानी कि ब्राह्मण में जो विद्वान हुआ करते थे उनमें भट्ट जातियां हुआ करती, जो लिखा करते थे, जो राइटिंग का काम करते थे वो भट्ट कहा जाता था। तो भट्ट जो है बाद में जोड़ा गया। ठीक है। और इनको बाण जो कहा जाता था वो बैल से संबंधित है। तो बाण और भट्ट बाद में इस प्रकार बना। ये जन्म से आवारा थे, घुमक्कड़ थे, चंचल थे, गांव में बदनाम थे, बहुत ज्यादा बदनाम थे ये, बैल के नाम से बैल थे। मगधी क्षेत्र में एक कहा जाता है कि पूंछ कटे बैल को बंड, पूंछ कटे बैल को क्या कहते हैं, बंड। इसे कहा जाता है ना, पूंछ काट के छोड़ दिया जाए, पूंछ काट के छोड़ दिया, क्या कान काट के छोड़ दिया जाए तो गांव में आवारा घूमते हैं, उसी तरह से इनको कहा जाता है कनकटवा बैल है, ये घूमते हैं, आवारा है, तो घुमक्कड़ थे, चंचल थे। मगधी में बोली कही जाती है, पूछ कटे बैल को बंड कहते हैं। वहां एक कहावत है कि बंड आप गए साथ में 9 हाथ पगहा ले गए, अर्थात बैल तो बैल गए, साथ में जो पगहा से बांधे गए तो वो भी ले गए। लोग बाणभट्ट को बैल, बंड और आवारा कहते थे। इसी बंड या बैल को संस्कृत शब्द बाण द्वारा संस्कार करके, तो इसी बैल को, ठीक है, गांव के लोग इनको बैल, बंड या आवारा कहते थे। बंड भी, बैल को बंड भी कहा जाता है। ठीक है, बंड या बैल या आवारा, ठीक है, इनको बाण, बंड, बैल या आवारा कहते थे। ठीक है। तो, तो इसी बंड का शब्द है, इसी बंड को संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में सुधारा गया, ठीक है, शुद्ध किया गया है। शुद्ध करके तब जाकर के इसी बंड शब्द या बैल शब्द से ही बाण बना है। ठीक है। तो बैल, बंड या आवारा कहते थे लोग इनके गांव के। इसी बंड या बैल को संस्कृत शब्द बाण द्वारा संस्कृत में संस्कार करके बाणभट्ट ने स्वयं अपना नाम बाण रखा था। तो बाद में जब नाम इनका खराब हो गया, जब ये मशहूर होने लगे, तो ये इसी बंड को, इसी बैल को कहा कि मैं बाण हूँ। तो स्वयं बाणभट्ट ने अपना नाम क्या रखा है, बाण। ये कहाँ से मिला, मिस कैथरीन के द्वारा जो खोजे गए थे हस्तलिखित अनुरूपियां आदि, वहां से हजारी प्रसाद द्विवेदी की मिल रही है कथा। ठीक है, इनकी कथा मिल रही है, मिस कैथरीन के द्वारा खोजी गई जो पांडुलिपियां आदि थी, कहानियां, किताबें खोजी गई थी, उसी से ये पा रहे हैं कि बाणभट्ट ने स्वयं कहा है कि, किसी पांडुलिपि में लिखा है कि बाणभट्ट ने स्वयं कहा, क्योंकि हमने बताया ना कि बाणभट्ट जी स्वयं इसके, उनकी रचनाएं स्वयं इसके गवाह है, उपजीव्य हैं, और स्वयं हर्षदेव भी हैं क्योंकि उसमें समकालीन थे। तो इसी बैल, इनको बैल या आवारा या घुमक्कड़ या बंड कहा जाता था गांव में। तो इसी बंड शब्द या बैल शब्द को सुशब्द करके, शुद्ध करके स्वयं बाणभट्ट ने अपना नाम बाण रखा है। ठीक है। तो स्वयं बाणभट्ट ने अपना नाम बाण रखा। ठीक है। तो बाण रखा और भट्ट बाद में जुड़ा, और अब बाणभट्ट से जाने जाने लगे। लेकिन इनका असली नाम दक्ष था, हमने बता ही दिया है, असली नाम इनका दक्ष था। बाण का लालन पालन इनके चाचा उडुपति भट्ट ने किया था। ठीक है, बाण भट्ट का लालन पालन किसने किया था, लालन पालन किसने किया था, बाण भट्ट का लालन पालन उडुपति, लालन पालन किसने किया था, तो इनके चाचा, बाण भट्ट के चाचा
उडुपति ने किया था, उडुपति ने। तो जो बाणभट्ट का लालन पालन किसने किया था? बाणभट्ट के चचा उडुपति ने बाणभट्ट का लालन पालन किया था। मिटाने जा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग लिख लीजिए रुक के वीडियो, ठीक। तो दोस्तों ये कथा वस्तु हो गई बाणभट्ट की। अब आइए समसामयिक स्थिति, क्या उस समय की स्थिति क्या थी? इनकी आत्मकथा में जो मिला है कि उस समय की स्थिति क्या थी, इस आत्मकथा में, बाणभट्ट की आत्मकथा में जो दर्शाया गया है ऐतिहासिकता, तो उस ऐतिहासिकता में जो स्थिति क्या थी उसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूँ, ठीक है। उस समय की इस उपन्यास में उस समय की सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया। इस समसामयिक की स्थिति क्या थी, थोड़ा आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस उपन्यास में क्या क्या बातें कहा गया है, ठीक है। उस समय की जो सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिकता क्या थी, उसके बारे में ही जानते हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में जो उस समय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, समसामयिक स्थिति जो थी उसके बारे में आइए जानते हैं। इस उपन्यास में, यह जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, इस उपन्यास में स्त्री विचारों को समझने में सहायता मिलती है। सबसे पहली स्थिति इसमें कहा कि स्त्री विचारों इस उपन्यास में, ठीक है, इस उपन्यास में इस उपन्यास से हमें विशेषता क्या है इसकी, इस उपन्यास से हमें स्त्री विचारों को समझने में, से हमें स्त्री स्त्रियों के, ठीक है, मान लीजिए स्त्रियों के विचारों को समझने में सहायता मिलती है, समझने में सहायता मिलती है। अर्थात जो स्त्रियां हैं उनके मन में क्या विचार होता है उसको भी जानना जरूरी है। लेकिन हमारा जो भारत रहा है, यहाँ पुरुषवादी मानसिकता के चलते स्त्री के विचारों को दबा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इस उपन्यास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्त्रियों के विचारों के बारे में समझने में सहायता मिले, इस तरह का उन्होंने लिखा है कि स्त्रियों को जो विचार है उनको भी सुना जाए। तो इस उपन्यास से हमें स्त्री के विचारों को समझने में सहायता मिलती है। इसके इसमें जो कहा गया है स्टेटमेंट कर देखिए, भट्ट ने स्वयं कहा है कि यह एक साधारण स्त्री में भी देवी शक्ति होती है, ठीक है। भट्ट ने अपने कथा में कहा है, भट्ट ने कहा है, ठीक है, जो भट्ट हैं, बाणभट्ट हैं, जब ये कथा चलेगी पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा क्या है, याद रखिए। उन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट मिल जाएगा, पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे डायलॉग्स उसमें है, मिलेंगे आपको। तो इस उपन्यास में भट्ट ने क्या कहा, कहा कि एक साधारण स्त्री में भी देवी शक्ति होती है। एक साधारण स्त्री में भी देवी शक्ति होती है, देवी शक्ति होती है। यह भट्ट ने स्वयं कहा है, ठीक है। इसमें अपनी कथा जो सुना रहे हैं ये भट्ट जी, उन्होंने स्वयं बताया है कि उन्हीं के शब्दों में हजारी प्रसाद द्विवेदी समझाने की कोशिश किए हैं कि उन्होंने कहा कि एक साधारण स्त्री में देवी शक्ति होती है। यह किसने कहा है? भट्ट ने स्वयं कहा, ठीक है। इस कलाकार ने, किसने? भट्ट ने कहा है कि एक साधारण स्त्री में देवी की शक्ति होती है। थोड़ा कैमरा नीचे कर दे रहे हैं, ठीक। एक साधारण स्त्री में देवी की शक्ति होती है, यह भट्ट ने इस उपन्यास में कहा है। मैं वास्तव में मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। भट्ट ने आगे कहा है कि एक साधारण स्त्री में देवी शक्ति होती है, ठीक।
मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ठीक है, ये शक्ति मैं, आगे क्या कहा है, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, पवित्र मानता हूँ। ठीक, तो स्वयं इस उपन्यास में भट्ट ने के द्वारा कहवाया गया है कि भट्ट ने कहा है कि एक साधारण स्त्री में भी देवी शक्ति होती है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ठीक है, इस उपन्यास में बाणभट्ट के काल जो कब रहे हैं, बाणभट्ट कालीन 7वीं सदी में बाणभट्ट लगभग हुए। ठीक है, 7वीं सदी। तो 7वीं सदी में बाणभट्ट ने उस समय की स्थिति जो थी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उसको दर्शाया है। इस उपन्यास में स्त्रियों के विचारों को समझने में सहायता मिलती है। बाणभट्ट ने स्वयं कहा है कि एक साधारण स्त्री में भी देवी शक्ति होती है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता। हर्षवर्धन कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवित दस्तावेज है यह उपन्यास। ठीक है, यह उपन्यास क्या, हर्षवर्धन कालीन, जानते हैं हर्षवर्धन उस समय थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे ना, हर्षवर्धन कालीन। यह उपन्यास जो है, यह उपन्यास हर्षवर्धन कालीन एक जीवित दस्तावेज है, एक जीवित दस्तावेज है। ठीक है, जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, हर्षवर्धन कालीन एक जीवित हर्षवर्धन कालीन एक जीवित दस्तावेज है। इसको लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो रोक दे रहा हूँ। आगे आइए अन्य पात्रों के बारे में बताएं। हमने 3 पात्र बता दिया है कि भट्ट, निपुनिया या निपुणिका तथा भट्ट रहे, निपुनिया का नाम जैसे निपुनिया या निपुणिका रही है। उसमें एक और रही है, कौन कलाकार रही है, भट्टिनी कलाकार। भट्टिनी तुवर मिलिंद की पुत्री थी। तो स्वयं बाणभट्ट रहे हैं। भट्ट, निपुणिका या न्यूनिया। बाणभट्ट का नाम दक्ष है, उसमें बताया हमने है, निपुणिका या न्यूनिया, बाणभट्ट और भट्टिनी। निपुणिका या न्यूनिया और भट्टिनी, बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका या न्यूनिया हमने बता दिया। बार बार बोल रहा हूँ कि याद हो जाएगा आपको इस तरह से। ठीक है, याद कर लीजिए। अन्य पात्र कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। अन्य पात्र, इसमें अन्य पात्र हैं महामाया, सुचरिता, महामाया, सुचरिता, चारुमित्रा, विरति, वज्र, चारुमित्रा, चारुमित्रा, विरजी, वज्र, विरति वज्र, विरति वज्र। ठीक है, विरति वज्र, वीरति वज्र। ठीक है, वीरति वज्र। इसमें प्रमुख 3 पात्रों के अलावा ये है महामाया, सुचरिता, चारुमित्रा, विरति वज्र, अघोर भैरव, कृष्णवर्धन। अघोर भैरव। ठीक है, इसके बाद कृष्णवर्धन। तो महामाया, सुचरिता, चारुमित्रा, विरति वज्र, अघोर भैरव और कृष्ण
वर्धन इसके प्रमुख अन्य पात्र रहे हैं। लिख लीजिए कि बाणभट्ट, न्यूनिया नानीपुरिका, भट्टिनी, 3 कलाकार के अलावा इसमें महामाया नाम के एक कलाकार हैं, सुचरिता हैं, चारुमित्रा हैं, विरति वज्र हैं, अघोर भैरव हैं और कृष्णवर्धन अन्य पात्र हैं। इसके बाद आइए इस उपन्यास में से हमें शिक्षा क्या मिलती है। ठीक है, ठीक है, शिक्षा, ये उपन्यास में शिक्षा क्या देता है, इस उपन्यास में शिक्षा क्या मिलती है। इस उपन्यास में क्या शिक्षा है कि सत्य के लिए किसी से न डरना। ये उपन्यास में क्या शिक्षा देता है कि सत्य के लिए सत, सत्य के लिए किसी से न डरना, न डरना, सत्य के लिए किसी से न डरना। ठीक है, सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं। ठीक है, गुरु से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं डरना, मंत्र से भी नहीं डरना। ठीक, गुरु से भी नहीं डरना, मंत्र से भी नहीं डरना, लोक से भी नहीं डरना, वेद से भी नहीं डरना, लोक से भी नहीं डरना, वेद से भी नहीं डरना, वेद से भी नहीं डरना, लोक से भी नहीं डरना, वेद से भी नहीं डरना। ठीक, तो याद रखिएगा यह उपन्यास हमें क्या शिक्षा देता है, इसको लिख लीजिए कि सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं डरना, मंत्र से भी नहीं डरना, लोक से भी नहीं डरना, वेद से भी नहीं डरना। यह उपन्यास हमें शिक्षा देता है। इसमें कर्म और जीवन संघर्ष है। इस उपन्यास में क्या है, जीवन संघर्ष है। इस उपन्यास में और क्या है, जीवन संघर्ष है, यह शिक्षा देता है। ठीक, कर्म को महान महत्व दिया गया है, जीवन संघर्ष है, कर्म को महानता दिया गया है। संघर्षशील जीवन योद्धा है, संघर्षशील, ठीक है, संघर्षशील जीवन योद्धा है। ठीक है, यह शिक्षा देता है संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी की ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। इस उपन्यास में यह शिक्षा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने अभी आप सभी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचनाओं के बारे में, सबसे पहले मैं उनके उपन्यास को पढ़ा रहा हूँ। उनके उपन्यास अच्छे उपन्यास हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न है उनके उपन्यास। तो उनके उपन्यास को हमने, पहला उपन्यास उनकी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को हमने विस्तार से पढ़ा दिया। इससे ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है। ठीक है, और विस्तार से पढ़ना तो आप स्वयं एक बाणभट्ट की आत्मकथा उठाइए, उपन्यास उसको पढ़ जाइए पूरा, सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे। लेकिन जितनी जानकारियां पूछी जाती है वो हमने आपको बता दिया है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इनका दूसरा उपन्यास है चारुचंद्र लेखा। ठीक है, पहला उपन्यास हो गया, इन रचनाओं के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पहली रचना इनकी बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई। ठीक, दूसरे पहली रचना बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि उपन्यास विधा की रचना, और दूसरी रचना इनकी उपन्यास पढ़ाएंगे हम आपको चारुचंद्र लेखा। तो अगले वीडियो मिलते हैं भाग नेक्स्ट में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग लिख लीजिए, 1 सेकंड के लिए छोड़ दे रहा हूँ।
वीडियो रोक कर भी लिख लीजिए अगर कमी पड़ती है तो, ठीक है। इसकी शिक्षा के बारे में लिख लीजिए, अन्य पात्र हैं उनके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। नमस्कार।